मिडिल ईस्ट का नया बॉस एस जयशंकर। आज हम बात करेंगे ऐसे कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की जिसने पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाकर रख दिया है। समझिए इस बात को 11 और 12 अप्रैल को जब मिडिल ईस्ट की आग को देखकर पूरी दुनिया वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, तब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सीधे उस जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड में उतर गए। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चेकमेट चाल है, जिसमें हमने न केवल पाकिस्तान की घेराबंदी की, बल्कि सऊदी अरब के दबदबे को भी हमने चुनौती दे दी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको बताएगा कैसे भारत ने अपनी नई वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी से पुराने नियमों को जलाकर राख कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस विजिट के पीछे की असली और घातक कहानी क्या है। यह स्पिनऑफ स्टोरी की तरह दिखाई पड़ेगा। और अभी तक तो आपने अजीत डोभाल साहब के बारे में सुना, लेकिन सबसे घातक दिमाग विदेश नीति में एस जयशंकर साहब के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, तो बात शुरू होती है आगे हम बढ़ने से पहले कि पूरी दुनिया के साथ हो क्या रहा है, पूरी दुनिया कर क्या रही है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले मिडिल ईस्ट के उस टाइम बॉम्ब को समझना जरूरी है जिस पर पूरी दुनिया बैठी है। वहां जो सीज फायर दिख रहा है वो असल में एक धोखा है, बेहद कमजोर है। इजराइल ने लेबनान पर हमले और तेज कर दिए। लेबनान पे बहुत ज्यादा जो है बंबार्डमेंट हो रही है, और ईरान ने अभी भी साफ चेतावनी दी है कि अगर यह नहीं रुका तो वह स्ट्रेट ऑफ हरमुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा। फिर से 14 दिन भी नहीं मिले, 14 घंटे भी नहीं मिले, तो आप अब कल्पना करिए कि एक भी गलत या छोटा सा भी मिसकैलकुलेशन पूरे क्षेत्र को फिर से भयानक युद्ध की आग में झोंक सकता है और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को तबाह कर सकता है। ऐसे खतरनाक माहौल के बीच एस जयशंकर का एक्शन में आना एक बड़े और साहसिक बदलाव का संकेत है। जी हां, खतरा बहुत है। और अब हम बात करेंगे आखिर क्यों भारत को अपनी पुरानी, दशकों पुरानी नीतियों को कचरे के डब्बे में डालना पड़ा। और अब हम धीरे धीरे इसको यहां से समझते जाएंगे। तो आखिर क्या है ये यूएई जो हमारा सेगमेंट है, यूएई के इस इक्वेशन को हम ध्यान से समझते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। क्या अमेरिका की चेतावनी भारत को भारी पड़ने वाली है? तो चलिए अब हम समझते हैं नई रियलिटी के बारे में। भारत एक न्यू रियलिटी यानी हकीकत की ओर बढ़ रहा है। इतिहास गवाह के 1990 के इराक कुवैत संकट ने भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट के महासंकट में ढकेल दिया था, जिसके बाद हमें 1991 के कड़े आर्थिक सुधार लेने पड़े थे। आज भारत वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता। आज भारत उस 1991 से सबक लेना चाहता है। पहले हमें लगता था मिडिल ईस्ट की जो इनसस्टेनेबिलिटी है अपने आप सामान्य हो जाएगी, लेकिन अब वो भ्रम टूट गया है। हमारे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जैसे I2U2 और IMEC यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। भारत जान चुका है कि अपनी पुरानी नीतियों के भरोसे बैठने का समय खत्म हो गया है। अब हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को नए सिरे से बनाना होगा। लेकिन सवाल है कि भारत का दांव क्या है। तो चलिए एक एक स्टेप करके समझते हैं कि भारत का नया दांव, चेकमेट क्या है। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है भारत का नया गेम। भारत ने अब सऊदी अरब और यूएई के बीच बैलेंस बनाने की अपनी पुरानी डिप्लोमेटिक वॉकिंग छोड़ दी है कि सऊदी से भी बात होगी, यूएई से भी बात होगी। अब यूएई भारत का प्राइमरी एंकर बन के उभरा है। बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि इस वॉर से बहुत पहले जो यूएई के हेड ऑफ स्टेट वो भारत आते हैं, प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट पे ही बातचीत होती है, 1 घंटे 20 मिनट के अंदर वो वापस चले जाते हैं। इतना फास्ट विजिट। तो बहुत कुछ पहले से बैकग्राउंड में चल रहा है। संकट के इस पूरे दौर में दिल्ली और अबू धाबी के बीच कम्युनिकेशन की लाइन कभी टूटी ही नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने जिस राष्ट्र के लिए ट्वीट किया वो यूएई था। यूएई आज भारत के लिए सबसे भरोसेमंद साथी है, क्योंकि सऊदी अरब का झुकाव जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर बढ़ा है, उसके जवाब में भारत ने यूएई को अपनी पहली प्राथमिकता बनाकर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज दिया है। यह एक रेसिप्रोकल रियलमेंट है, जहां यूएई भी भारत को सऊदी के मुकाबले एक ढाल की तरह देख रहा है। लेकिन क्या सिर्फ यह दोस्ती है? इस दोस्ती के पीछे जो भारी भरकम आंकड़े हैं, जरा उस पर भी नजर डालते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं आर्थिक और सामरिक रूप से यूएई अब भारत की लाइफलाइन बन चुका है। 2022 में हुआ सेपा CEPA एग्रीमेंट एक गेम चेंजर है, जिसने दोनों देशों के व्यापार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन सबसे बड़ी बात पीपल टू पीपल कनेक्शन की है। यूएई में 35 लाख भारतीय रहते हैं,
जो वहां का सबसे बड़ा प्रवासी समूह है और भारत को बड़ी मात्रा में रेमिटेंस भेजते हैं, कमाकर देश भेजते हैं। इसके अलावा यूएई न केवल हमें तेल और गैस की सप्लाई करता है, वो भारत के पेट्रोलियम रिजर्व में, जो हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं ना, वो अपना तेल भारत में स्टोर कराता है। और यह किसी भी राष्ट्र के लिए एनर्जी सिक्योरिटी का अटूट किला है। जी हां, जितना कोटा है उससे ज्यादा वो हमें तेल देता है हमारे पेट्रोलियम रिजर्व के लिए। और यह क्यों? कि किसी भी युद्ध के समय भारत की रफ्तार, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन इस दोस्ती ने एक और काम किया है, पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। कैसे? चलिए हम डिस्कस करते हैं। उम्मीद है मजा आ रहा होगा आपको समझने में। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान का क्या हुआ। पाकिस्तान के लिए यूएई का यह रुख किसी मर्सीलेस मूव यानी कि बेरहम प्रहार से कम नहीं है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक बेवकूफी की। उसने संकट के समय यूएई को इग्नोर करके सऊदी अरब और तुर्की के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। जी हां, फ्लर्टिंग करनी शुरू कर दी। यूएई ने इसे बेवफाई का ऐसा करारा जवाब दिया। यूएई ने कहा, बोला आप पाकिस्तान ने हमारे साथ बेवफाई की है, हम भूलेंगे नहीं। और पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यहां तक कि इजराइल ने आज बोल दिया कि पाकिस्तान जो है भरोसेमंद नहीं, हम सीजफायर इसके द्वारा किया गया नहीं मानते। मुझे नहीं पता अमेरिका की क्या मजबूरी रही है। इजराइल अपने रास्ते पर चला गया। और अब समझ में आ रहा है, जो भारत में बैठे हुए लोग कह रहे थे कि क्यों जो है वो प्रधानमंत्री ने जाकर ये मध्यस्थता नहीं कराई, दिल्ली में होना चाहिए। एक बार मुझे भी ये लगा, पर अंदर की खबरें बहुत तगड़ी थी। वो जो डोवाल नेटवर्क है, वो जो एस जयशंकर नेटवर्क है, बहुत गहरा काम कर रहा है। उन्हें पता था ये सीजफायर टिकने वाला नहीं, और वो हो गया ऐसा। आज यूएई ने पाकिस्तान को दिए अपने अरबों डॉलर का कर्ज इसी महीने वापस मांग लिया। बोले वापस करो हमारा। और पाकिस्तान वहां दाने दाने को मोहताज है, उसकी अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है। तब यूएई का ये जो डेथ ब्लो है ना, उसे पूरी तरीके से इस समय बर्बाद कर सकता है, उसको घुटनों के बल ला सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान ने नेशनल टीवी पर एक ऐसी गलती कर दी जिसने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। आप भी जानना चाहोगे पाकिस्तान ने वो नेशनल टीवी पर जाकर क्या गलती की है। इस चीज को आप समझना चाहते होगे, इस चीज को आप जरूर जानना चाहते होगे। भारत ने पाकिस्तान की नासमझी का भरपूर जम के कूटनीतिक फायदा उठाया। पाकिस्तानी राजनेताओं ने नेशनल टीवी पर बैठकर यूएई का अपमान किया और उसे बेचारा और मजबूर तक कह डाला। इतनी बदजुबानी की, यूएई और पाकिस्तान के बीच जो बचे कुचे आखिरी जो रिलेशनशिप भी थे ना, जलकर खाक हो गए। भारत को कुछ नहीं करना पड़ा। पाकिस्तान ने बड़बोलेपन में अमेरिका के जो कहते हैं ना कि वो छोटी सोच का इंसान, उसके साथ मिलकर उसने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आज पाकिस्तान पूरी तरीके से ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार हो चुका है, यह बात समझ लीजिए। जबकि भारत और यूएई की दोस्ती एक ऐसी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में बदल गई जिसे तोड़ना अब नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि इस पूरी लड़ाई में सऊदी अरब आखिर कहां खड़ा और भारत ने उसे क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया है। मिडिल ईस्ट में इस समय सऊदी अरब और यूएई के बीच वर्चस्व, जो क्षेत्रीय रीजनल जो सुप्रीमेसी है, एक जियोपॉलिटिकल कोल्ड वॉर चल रहा है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के करीब जाना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। अलायंस बना लिया था उन लोगों ने, तुर्की को भी शामिल कराना चाहते थे। ऐसे में जयशंकर की जो यूएई यात्रा एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। हमने सऊदी को साफ संकेत दे दिया कि अगर वो हमारे हितों के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को ऑक्सीजन देना शुरू करेगा ना, तो हमारे पास भी यूएई जैसा मजबूत और प्रभावशाली विकल्प तैयार है। भारत में केवल बैलेंस नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी पसंद चुन रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्र ताकतवर होते हैं तो अपनी पसंद चुनते हैं। और भारत की कूटनीति जो है वो केवल अरब देशों तक सीमित नहीं है। इसमें ईरान का एक बहुत ही गहरा और सोफिस्टिकेटेड एंगल भी शामिल है। यह आप समझिएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक नया एंगल सामने आ रहा है। ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से जटिल और ऐतिहासिक रहे। हम दोनों पुरानी सभ्यताएं रहे, लेकिन यह रिश्ता बहुत जटिल रहा है। कई बार लोग ईरान को बहुत खुला हुआ देश मान रहे हैं, अब अचानक से भारत में भी बात आ रही है, लेकिन आपको समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इस मौजूदा युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया ईरान से किनारा कर रही थी, तब ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित निकलने का रास्ता देकर भारत के प्रति अपना सम्मान दिखाया। यह जयशंकर की कूटनीति का कमाल था कि इजराइल और अमेरिका से नजदीकी के बावजूद, हम बहुत नजदीक थे और युद्ध से जस्ट 2 दिन पहले तो इजराइल गए प्रधानमंत्री। दोनों हमारे सबसे बड़े डिफेंस पार्टनर हैं। ईरान के साथ हमने बैक चैनल्स और अपने हॉटलाइंस कभी बंद नहीं होने दिए।
भारत यह समझता था कि ईरान को नजरअंदाज करना आत्मघाती होगा, इसीलिए दुनिया दबाव डाल रही थी, कुछ बोलो कुछ बोलो, कोई स्टेटमेंट दो, भारत चुप। उसे पता था कि इन आने वाले दिनों में यह युद्ध कहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता था। पहले शुरुआती 48-72 घंटे में लगा कि अमेरिका इजराइल इसको खत्म कर देंगे 2-3 दिन के अंदर, लेकिन जिस तरह से ईरान ने रेजिलियंस किया और युद्ध लंबा खिंचा, भारत को बस पहले अपनी इकॉनमी को बचाना था, यह बात तय थी। हमने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए ईरान के साथ स्टेटस को बनाए रखना हमारी मजबूरी है, हमारी जरूरत भी है, और भले चाहे हमें दुनिया भर की महाशक्तियों को आंखें दिखानी पड़े, हम दिखा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें कि भारत की संप्रभुता का सबसे बड़ा सबूत यह कि हमने अमेरिकी दबाव को दरकिनार कर दिया, ईरान से तेल की खरीद पर फिर से विचार शुरू कर दिया। कई सालों बाद ईरान से हमने डायरेक्टली तेल खरीदा। 2019 में हमने अमेरिका के दबाव में आकर तेल बंद कर दिया था खरीदना, और यही नतीजा था कि हमारे और ईरान के रिश्तों के बीच में थोड़ी कड़वाहट आ गई थी, और कश्मीर पर वो खुलकर बोलने लगा और वो भारत के खिलाफ बयान देने लगा। पाकिस्तान बहुत खुश, बल्ले बल्ले, क्या बात है। तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि ये क्या है। लेकिन अब न्यू इंडिया अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। जो नया भारत है वो कहता है कि हम सबसे पहले। जयशंकर ने दुनिया को साफ कर दिया, भारत किसी सुपर पावर की सर्वाइवल गाइड के हिसाब से नहीं चलेगा, तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारे ट्रेड रूट्स हमारी शर्तों पर तय होंगे। अब चलिए बात करते हैं उस मास्टर प्लान की जो 2026 में दुनिया को चौंकाने वाला है। इस युद्ध के खत्म होते होते या आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, यह आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यह आप समझते जाएंगे तो आपको और मजा आने वाला है कि होने क्या जा रहा है। तो साल 2026 में भारत में होने वाला ब्रिक्स समिट इतिहास का सबसे विस्फोटक कूटनीतिक इवेंट होने वाला है, बहुत विस्फोटक होने वाला है। कल्पना करिए एक टेबल पर भारत की मेजबानी में सऊदी अरब, यूएई और ईरान बैठे होंगे। ये वो 3 देश हैं जो एक दूसरे की शक्ल देखना इस समय पसंद नहीं करते। जयशंकर अभी से यूएई जाकर इस महाबैठक का एजेंडा सेट कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, और यूएई के माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, प्री प्रोग्रामिंग कर रहे हैं कि देखिए भाई हमें इसको सक्सेसफुल बनाना है, यानी भविष्य में कोई गुटबाजी हो उससे पहले इस गुटबाजी को खत्म कर दो। यह भारत की उस बढ़ती हैसियत को दिखा रहा है जहां हम 3 कट्टर दुश्मनों के बीच एक मध्यस्थ और लीडर की भूमिका निभा रहे हैं। भारत यहां केवल तेल की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रैप तैयार कर रहा है जिसमें शांति का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरेगा। यानी अगर आप मिडिल ईस्ट में या दुनिया के बड़े हिस्सों में शांति चाहते हैं तो आप दिल्ली को नजरअंदाज नहीं कर सकते, भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आज भारत ग्लोबल साउथ के एक ऐसे किंग मेकर के रूप में उभर रहा है जिसकी अनदेखी करना पश्चिम देशों के लिए नामुमकिन हो चुका है। भारत और यूरोप के देश अपनी सांसें रोककर देख रहे हैं भारत कैसे मिडिल ईस्ट के इन 3 बड़े प्रतिद्वंदियों को एक साथ लाने की क्षमता रखता है। और अगर ऐसा होता है तो यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है, जहां भारत अब तूफान के थमने का इंतजार नहीं करता बल्कि तूफान को थामना जानता है। लाइन अच्छी लगे तो समझिएगा। पाकिस्तान जहां अपनी बेवकूफी और जो इमोशनल डिप्लोमेसी है ना, वो खुद को बर्बाद कर रहा है, वहीं भारत अपनी रूथलेस और कैलकुलेटिव नीतियों से दुनिया का नया नक्शा बना रहा है। जयशंकर की यात्रा वेस्टर्न वर्ल्ड के दबदबे के अंत की शुरुआत भी हो सकती है, जो वेस्टर्न जो चाहे वो करता था। तो ये जो है वो एक बहुत खतरनाक गेम जो है पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, यह हमें समझना पड़ेगा। अब समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो एस जयशंकर की जो यूएई यात्रा है, उनकी सर्जिकल प्रिसीजन, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी पे पकड़ है, इसकी डिप्लोमेसी के इस समय टॉप पर है। बहुत रिस्की क्षेत्र है वहां जाना। उन्होंने न केवल भारत की ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा को अगले कई दशकों तक लॉक कर दिया कि भाई हम अब करेंगे जो हमें करना होगा, बल्कि पाकिस्तान को वैश्विक पटल पर लावारिस की तरह छोड़ दिया है। उसको देश इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत ने बिल्कुल साफ मैसेज दे दिया कि वेस्ट एशिया में हमारे हित अब किसी एक देश या किसी महाशक्ति के दबाव के मोहताज नहीं है। हम यूएई और ईरान जैसे पार्टनर के साथ मिलकर अपनी नई और स्वतंत्र पहचान बना चुके हैं। तो यात्रा केवल एक विजिट नहीं थी, बल्कि यह भारत के उस भविष्य का रोड मैप है जहां हम दुनिया के एजेंडे को फॉलो नहीं करेंगे,
बल्कि अपना खुद का एजेंडा सेट करेंगे। इस बात को आप समझिएगा। आपने क्या सीखा है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। बात क्वेश्चन की आ रही तो एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं। एनसीईआरटी को बेस बनाकर आप लबास्ता पहुंच सकते हैं, देर किस बात की है। शुरू कर रहे हैं हम ये बैच ऑनलाइन, जहां पर न सिर्फ क्लासेस, चैप्टर बाय चैप्टर, माइंड मैप नोट्स और हर चैप्टर के टेस्ट, आंसर राइटिंग बुकलेट्स, सब कुछ है। सबसे कंप्रिहेंसिव यानी एनसीईआरटी को लबासना तक पहुंचने का रास्ता कैसे बनाएं, जैसे एस जयशंकर ने मुश्किलों में भारत की प्रतिभा को निखारने का, भारत के लिए नए रास्ते बनाने का संकल्प लिया, निकाला, उसी तरीके से लबासना पहुंचने का रास्ता भी एनसीईआरटी से होकर जाता है। लेकिन बुद्धि, कौशल, विवेक, धैर्य, साहस, इसी का नाम एस जयशंकर है और इसी का नाम एनसीईआरटी टू लबासना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुझे कमेंट में इसका जवाब जरूर दें कि भारत और यूएई के बीच 2022 में हुए ऐतिहासिक सेपा समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए, केवल सैन्य और खुफिया सहयोग को बढ़ाना। बी, अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बड़े स्तर पर बढ़ाना। सी, ब्रिक्स में यूएई के प्रवेश को रोकना। या डी, पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभ्यास करना। आपको क्या लगता है सही जवाब क्या होगा, कमेंट में जरूर बताएं। और आपको अगर ये डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही धमाकेदार और इन डेप्थ वीडियो के साथ मेरे साथ जुड़े रहें। जल्दी मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।